हाँ, शुरुआत में ना ये आंकड़े किसी मजाक या किसी टाइपो जैसे लगते हैं। मेरा मतलब है एक बहुत बड़ी वित्तीय कंपनी है जो अपनी बैलेंस शीट से एक झटके में लगभग 1968 करोड़ रुपए, हाँ, 1968 करोड़ का भारी भरकम राइट ऑफ कर देती है। हाँ, और उसी दौरान अगर आप देखें तो उस कंपनी के लगभग 4.9 लाख ग्राहक भी सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। मतलब एक तरह से सफाया। बिल्कुल। और आमतौर पर ऐसे आंकड़े देखकर तो मार्केट में हड़कंप मच जाना चाहिए। मतलब इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेचकर भाग जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इस भारी नुकसान के बावजूद उसी कंपनी को इन्वेस्टर्स और मार्केट एनालिस्ट की ओर से 10 में से 9.2 का एक शानदार बुलिश यानी तेजी का स्कोर मिलता है। हाँ, और यही 9.2 का स्कोर आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। सही कहा। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जिसे हम आगे CAG कहेंगे, उसके FY26 के ताज़ा फाइनेंशियल नतीजे, उनका रिकवरी डैशबोर्ड और इन्वेस्टर कॉल का पूरा डेटा मौजूद है। और आज के इस डीप डाइव का यानी इस गहन विश्लेषण का मिशन यही समझना है कि सेक्टर के इतने बड़े स्ट्रेस से गुजरने के बाद भी ये कंपनी 2027 के लिए 20 से 25% की AUM ग्रोथ का इतना आक्रामक लक्ष्य कैसे रख पा रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, बड़े विदेशी निवेशक इस पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहे हैं? तो सबसे पहले इस 1968 करोड़ के राइट ऑफ वाले मुद्दे पर ही बात करते हैं। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम बट्टे खाते में डालने के बाद भी किसी को 9.2 का स्कोर कैसे मिल सकता है? ये बात हजम नहीं होती। देखिए, इस 9.2 के स्कोर को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले राइट ऑफ के असल मतलब को डिकोड करना होगा। फाइनेंशियल दुनिया में राइट ऑफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कंपनी ने अपने ग्राहकों से पैसे वसूलना छोड़ दिया है या उन्हें कर्ज माफ कर दिया है। अच्छा, तो फिर क्या मतलब होता है इसका? इसका सीधा सा मतलब है अकाउंटिंग की सफाई। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में एक ऐसा कमरा है जिसमें सालों से कबाड़ भरा हुआ है। हाँ, हर घर में कैसा कमरा होता ही है। बिल्कुल। तो आप उस कमरे का कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक दिन आप फैसला करते हैं और उस सारे कबाड़ को बाहर फेंक देते हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि आपने उस सामान का पैसा गवा दिया, यानी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन अब वो कमरा पूरी तरह से खाली और साफ है। ओह, मतलब अब आप उसको नई तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ, अब आप उसे किराए पर देकर नई कमाई शुरू कर सकते हैं। कंपनी ने भी बिल्कुल यही किया है। जो कर्ज लंबे समय से वापस नहीं आ रहे थे और कैपिटल को फंसाए हुए थे, उन्हें बैलेंस शीट से हटा दिया। इस सफाई से सिस्टम में फंसा हुआ कैपिटल आजाद हो गया, जिसे वो अब नए और अच्छे ग्राहकों को कर्ज देने में लगा सकते हैं। मतलब ये एक तरह से पुरानी सड़ी हुई जड़ों को काटने जैसा है, ताकि एक नया पौधा तेजी से बढ़ सके। लेकिन एक सेकंड, क्या इस सफाई का असर असल कमाई पर सच में दिख रहा है? क्योंकि 9.2 का स्कोर सिर्फ कमरा साफ करने पर तो कोई नहीं देगा। नतीजे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम FY26 के AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें, सुनने वालों को बता दें कि AUM का मतलब होता है वो कुल कर्ज जो कंपनी ने मार्केट में बांटा हुआ है। हाँ, जो उनका टोटल पोर्टफोलियो है। सही। तो वो 14% बढ़कर 29,590 करोड़ रुपए हो गया है। नया कर्ज बांटने की दर, जिसे हम डिसबर्समेंट कहते हैं, उसमें 24.1% का भारी उछाल आया है। लेकिन इन्वेस्टर्स को जिस चीज ने सबसे ज्यादा खुश किया वो है इनका चौथी तिमाही यानी Q4 का मुनाफा। हाँ, वो आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला था। बिल्कुल। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, टैक्स चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा, सालाना आधार पर 619% की छलांग लगाकर 340 करोड़ रुपए हो गया है। ये 619% का उछाल उसी खाली किए गए कमरे से आ रहा है। वेट, 619% का मुनाफा? ओह वाओ! अब समझ आ रहा है कि मार्केट इनके लिए इतना बुलिश क्यों है। और अगर मैं इनकी एसेट क्वालिटी के आंकड़े देखूं, तो कंपनी का ग्रॉस NPA यानी ऐसा कर्ज जिस पर 90 दिन से कोई किश्त नहीं आई है, वो घटकर सिर्फ 3.17% पर आ गया है। हाँ, और जो नया कर्ज बांटा जा रहा है ना, उसकी वसूली 99.84% है, लगभग 100%। तो तस्वीर ये बनती है कि पुरानी बीमारी खत्म हो गई है और नया खून एकदम साफ है। यही उनका रिकवरी आर्क है। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ इतना ही शानदार है तो रिपोर्ट में एक आंकड़ा ऐसा है जो बहुत खटकता है। आप क्रेडिट कॉस्ट की बात कर रही हैं? हाँ, इतने भारी मुनाफे के बाद भी FY26 में कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट 6.74% के एक
काफी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सुनने वालों के लिए बता दूं कि क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है वो पैसा जो कंपनी को भविष्य में डूबने वाले कर्ज के लिए अलग से बचाकर रखना पड़ता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब वसूली 99% से ऊपर है तो ये क्रेडिट कॉस्ट 6.74% क्यों है? ये तो भविष्य की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए, ये 6.74% का क्रेडिट कॉस्ट कोई खतरा नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट की असली स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, जिसे वो ECL यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल कहते हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर्ज देती है तो उसे पहले से ही अनुमान लगाना होता है कि भविष्य में कितना पैसा डूब सकता है। हाँ, प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, और इसके लिए उन्हें अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा अलग निकाल कर रखना पड़ता है। अब इन्होंने क्या किया है? यहाँ मुझे आपको थोड़ा टोकना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर कॉल के डेटा में मैनेजमेंट ने कहा है कि उन्होंने अपने ECL मॉडल में 39 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजन सिर्फ इसलिए जोड़ा है क्योंकि वेस्ट एशिया में भूराजनीतिक संकट यानी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। थोड़ा नहीं, बहुत अजीब लगता है। एक ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो कर्नाटका, महाराष्ट्र या बिहार के छोटे गांव में महिलाओं को सिलाई मशीन या भैंस खरीदने के लिए 20-30 हजार का कर्ज दे रही है, उसे वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध से क्या लेना देना? एक गांव के कर्जदार का ग्लोबल क्राइसिस से क्या कनेक्शन हो सकता है? सतह पर देखने से कनेक्शन नहीं दिखता, लेकिन इकोनॉमिक्स में सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझते हैं। वेस्ट एशिया दुनिया के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का मुख्य केंद्र है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ओह, और तेल महंगा होने का सीधा असर भारत में डीजल की कीमतों पर पड़ता है? एकदम सही। और डीजल महंगा होने का मतलब है कि गांव तक बीज, खाद और राशन ले जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रक्स का भाड़ा बढ़ जाएगा, किसानों की खेती की लागत बढ़ जाएगी और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। इसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, और जब गांव में महंगाई बढ़ती है? जब ग्रामीण भारत में महंगाई बढ़ती है तो उस महिला या किसान परिवार की डिस्पोजेबल इनकम यानी सारे जरूरी खर्चे निकालने के बाद जो बचत होती है वो कम हो जाती है। और जब बचत कम होगी तो सबसे पहले किस चीज पर असर पड़ेगा? उनकी EMI चुकाने की क्षमता पर। वो लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब दुनिया के एक कोने में चलने वाली मिसाइल दूसरे कोने में रहने वाले किसान की EMI चुकाने की क्षमता को सीधे हिट कर सकती है। तो ये जो 39 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजन है ना, ये कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी नेट है। ओह, मतलब इसे एक शॉक अब्जॉर्बर या बफर की तरह देखना चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच अपना रहा है। अगर कल को ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई भारी झटका लगता है तो कंपनी को अचानक कोई भारी नुकसान बुक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने मुनाफे का एक हिस्सा, जो ये 6.74% क्रेडिट कॉस्ट है, उसके रूप में सुरक्षित रखा हुआ है। तो एक तरह से ये उनकी इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस यानी संस्थागत मजबूती को दर्शाता है। बिल्कुल, वो सिर्फ आज के मुनाफे पर खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मजबूत किला बना रहे हैं। यही एक लॉन्ग टर्म प्लेयर की पहचान होती है। तो एक तरफ उन्होंने अपनी पुरानी बैलेंस शीट साफ कर दी और दूसरी तरफ भविष्य के ग्लोबल रिस्क के लिए प्रोविजनिंग का कुशन बना लिया है। लेकिन इस किलेबंदी के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो हाई क्रेडिट कॉस्ट की वजह से अपने मुनाफे का इतना बड़ा हिस्सा सेफ्टी नेट बनाने में लगा रहे हैं, तो कंपनी ने 2027 के लिए जो इतने आक्रामक लक्ष्य रखे हैं, जैसे 25 से 25% की AUM ग्रोथ और 4 से 4.8% के ऑपरेशनल ROA का लक्ष्य, वो इसे हासिल कैसे करेंगे? इसका जवाब मैनेजमेंट के अनुसार उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI में छुपा है। हाँ, डेटा बताता है कि उनके ग्रामीण माही ऐप के अब 11.2 लाख यूजर्स हो गए हैं और डिजिटल कलेक्शन 14% से बढ़कर सीधा 22% हो गया है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक स्वाभाविक सा संदेह होता है। कैसा संदेह? माइक्रो फाइनेंस का पूरा ढांचा हमेशा से ह्यूमन टच यानी मानवीय रिश्तों और भरोसे पर टिका रहा है। फील्ड ऑफिसर गांव जाता है, पेड़ के नीचे मीटिंग होती है, एक दूसरे पर भरोसा बनता है। जब ये कंपनियां AI, अंडरराइटिंग और मोबाइल ऐप्स के जरिए कर्ज बांटने लगेंगी, तो क्या वो जमीनी मानवीय स्पर्श खत्म नहीं हो जाएगा? क्या एक ऐप उस भरोसे की जगह ले सकता है? ये डर इस सेक्टर में काफी आम है,
पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंसानों को हटाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। थोड़ा विस्तार से समझाइए, कैसे? देखिए, तकनीक ये तय नहीं कर रही कि रिश्ते कैसे बनेंगे। तकनीक ये तय कर रही है कि समय कैसे बचेगा। पहले क्या होता था? एक फील्ड ऑफिसर के दिन का ज्यादातर समय कागजी फॉर्म भरने, कस्टमर की केवाईसी चेक करने और डेटा एंट्री में चला जाता था। लेकिन अब एआई बेस्ड बिजनेस रूल इंजन यानी बीआरई आ गया है। ये बिजनेस रूल इंजन असल में काम कैसे करता है? क्या करता है ये? ये एक ऐसा बैकएंड सॉफ्टवेयर है जो लोन की एप्लीकेशन आते ही कुछ सेकंड्स में काम करता है। ये क्रेडिट ब्यूरो से डेटा निकालता है, ग्राहक का पुराना रिकॉर्ड चेक करता है और बिना किसी इंसानी दखल के बता देता है कि ग्राहक लोन चुकाने के योग्य है या नहीं। कंप्लायंस मॉनिटरिंग अपने आप हो जाती है। अच्छा, मतलब जो काम पहले दिनों में होता था वो अब सेकंड्स में हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा वो एआई वॉइस बॉट्स का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले अगर किसी ग्राहक की ईएमआई बाउंस होने वाली होती थी तो फील्ड ऑफिसर को खुद चलकर जाना पड़ता था या मैनुअल कॉल करनी पड़ती थी। हाँ, जिसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। सही कहा। अब एआई वॉइस बॉट ग्राहक की ही लोकल भाषा में उसे कॉल करके बहुत ही विनम्रता से ईएमआई की तारीख याद दिला देते हैं और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि पेपर वर्क और रिमाइंडर देने जैसे जो उबाऊ काम है वो अब मशीन कर रही हैं। इससे फील्ड ऑफिसर के पास असल में उन ग्राहकों के पास बैठने, उनकी समस्याएं समझने और नए ग्राहकों को जोड़ने का ज्यादा समय बच रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। मानवीय स्पर्श कम नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी क्वालिटी और बेहतर हो रही है। यही उनका असली मास्टर स्ट्रोक है। जब आप 20 से 25% की ग्रोथ का लक्ष्य रखते हैं, तो नॉर्मल तरीके से आपको हजारों नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते, नए ऑफिसेज खोलने पड़ते। इससे आपका ऑपरेशनल खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता। हाँ, जिससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता। बिल्कुल। लेकिन इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लीड जनरेशन से लेकर कलेक्शन तक सब कुछ तेजी से स्केल हो रहा है। वो बिना अपना खर्च बढ़ाए बहुत तेजी से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पा रहे हैं और इसलिए 22% डिजिटल कलेक्शन स्केलिंग से उनके 2027 के प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन के लक्ष्य काफी रियलिस्टिक लगते हैं। तकनीक ने ग्रोथ और खर्च की समस्या तो सुलझा दी, लेकिन अगर हम उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरफ देखें तो वहां एक और बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। ये कंपनी पारंपरिक तौर पर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप यानी जेएलजी मॉडल में कर्ज देने के लिए जानी जाती है। सुनने वालों को याद दिला दूं कि जेएलजी माइक्रो फाइनेंस की रीढ़ रहा है। इसमें गांव की 5-6 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और बैंक से कर्ज लेती हैं। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई एक महिला किश्त नहीं दे पाती तो बाकी सबको मिलकर वो चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, ये सोशल प्रेशर पर काम करता है और इसी की वजह से कर्ज डूबने का खतरा कम रहता है। लेकिन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कंपनी धीरे धीरे इस जेएलजी मॉडल से हटकर रिटेल फाइनेंस की तरफ मुड़ रही है। उनके कुल पोर्टफोलियो में रिटेल फाइनेंस का हिस्सा 14.1% से बढ़कर 18.1% हो गया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर जेएलजी इतना ही भरोसेमंद मॉडल है तो कंपनी उससे दूर क्यों जा रही है? देखिए, कंपनी जेएलजी से पूरी तरह दूर नहीं जा रही है, बल्कि वो अपने रिस्क को बैलेंस कर रही है। जेएलजी मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसे हम सिस्टेमिक रिस्क कहते हैं। सिस्टेमिक रिस्क, जैसे कोई बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया? बिल्कुल वही। मान लीजिए किसी गांव में बाढ़ आ गई या कोई लोकल फसल की बीमारी फैल गई। ऐसी स्थिति में उस पूरे गांव की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। अब जब किसी के पास भी पैसा नहीं होगा तो वो जो सोशल प्रेशर था वो काम ही नहीं करेगा। पूरा का पूरा ग्रुप और शायद पूरा गांव एक साथ डिफॉल्ट कर देगा। ओह, यानी अगर जेएलजी में कर्ज डूबता है तो वो एक दो नहीं बल्कि एक साथ बहुत बड़े पैमाने पर डूबता है। तो क्या ये जो 18.1% का रिटेल फाइनेंस है ये इस खतरे को कम कर रहा है? हाँ, ये एक डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है। रिटेल फाइनेंस में इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत लोन दिए जाते हैं, जैसे किसी को 2 व्हीलर के लिए लोन या किसी छोटे व्यापारी को दुकान बढ़ाने के लिए लोन या हाउसिंग फाइनेंस, जिनकी इनकम खेती या किसी एक लोकल चीज पर डिपेंड नहीं करती। एकदम सही। मैनेजमेंट का भविष्य का विजन बहुत साफ है इस बारे में। वो अपने पोर्टफोलियो को आगे चलकर 60-40 के रेशियो में लाना चाहते हैं, जहां 60% पैसा जेएलजी में हो और 40% रिटेल फाइनेंस में। अच्छा, एक मिक्स बनाना चाहते हैं। हाँ, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मौसम की मार या ऐसी कोई सेक्टर वॉलेटिलिटी आती है तो ये रिटेल फाइनेंस वाला हिस्सा एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है और यही उनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मार्जिन्स को स्टेबलाइज करता है।
इन्वेस्टर कॉल में इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अगर इस 60-40 मिक्स में कोई रेगुलेटरी रुकावट आती है तो वो को-लेंडिंग और सिक्योरिटाइजेशन के जरिए इस बैलेंस को बनाए रखेंगे। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि मार्केट और बड़े निवेशक इस पूरी कहानी को किस नज़र से देख रहे हैं, जिसमें बैलेंस शीट की सफाई, 6.74% की हाई प्रोविजनिंग, AI टेक और ये 18.1% का रिटेल शिफ्ट शामिल है। अगर हम वैल्यूएशन के डेटा पर नज़र डालें तो कैग अपने पीयर्स यानी बाकी कंपनियों जैसे सतिन, मुथूट माइक्रोफिन या फ्यूजन के मुकाबले काफ़ी महंगी नज़र आती है। हाँ, उनका वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। बिल्कुल। बाकी पीयर्स का मीडियन पी यानी प्राइस टू अर्निंग अनुपात करीब 27.14 के आसपास है, जबकि कैग का स्टॉक 32.1 के भारी भरकम पीई पर ट्रेड कर रहा है और इनका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 11% है, जो कि ठीक है, लेकिन 32.1 का पीई मार्केट में इनकी महंगी कीमत को साफ दर्शाता है। क्या इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक ओवरवैल्यूड नहीं लगता? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। जैसे किसी शानदार मोहल्ले में सबसे महंगी कीमत पर घर खरीदना। बिल्कुल, जब आप वो महंगा घर खरीदते हैं तो आप सिर्फ आज की ईंट और गारा यानी आज दिखाई देने वाले करंट प्रॉफिट के पैसे नहीं दे रहे होते हैं। आप उस घर की मजबूत नींव, उस मोहल्ले की सुरक्षा और आगे के सिस्टम के पैसे दे रहे होते हैं। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। यानी इन्वेस्टर्स आगे के 20-25% ग्रोथ को आज प्राइस इन कर रहे हैं। हाँ, 32.1 का पीई ये साबित करता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के मौजूदा मुनाफे से ज्यादा उनके उस सिस्टम पर भरोसा है जो उन्होंने तैयार किया है, चाहे वो उनके ECL मॉडल हो या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में छुपा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, वहां क्या डेटा है? अगर हम पिछले 3 सालों का डेटा देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स यानी जो मालिक हैं, उनकी होल्डिंग 73% से गिरकर 66.24% पर आ गई है। वेट, आमतौर पर तो मार्केट में प्रमोटर का अपनी हिस्सेदारी बेचना एक बहुत नेगेटिव सिग्नल माना जाता है ना? हाँ, लोग सोचते हैं कि मालिक ही भाग रहा है। हाँ, आमतौर पर यही होता है, लेकिन यहाँ जो डेटा है वो पूरा खेल पलट देता है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी भले ही कम हुई हो, लेकिन इसी समय के दौरान FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 11.38% से बढ़कर 12.94% हो गया है। ओह, मतलब बड़े विदेशी फंड अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, स्टॉक प्राइस में इतनी वॉलेटिलिटी होने के बावजूद ये 12.94% FII होल्डिंग कोई मामूली बात नहीं है। विदेशी निवेशक किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले उसके हर एक रिस्क को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उनका ये बढ़ता निवेश इस बात का सबूत है कि वो इस 6.74% क्रेडिट कॉस्ट या प्रोमोटर के शेयर बेचने जैसे शॉर्ट टर्म झटकों से घबराए नहीं है। एकदम सही। उन्हें मैनेजमेंट की लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी, उनके 2027 के 20 से 25% ग्रोथ विजन और उस मजबूत नींव पर गहरा इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है, यही उन्हें एक कंपैरेटिव एज देता है। चलिए, अब इस पूरी गहन चर्चा से जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें एक साथ पिरोने का वक्त आ गया है। हमने देखा कि कैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने सिर्फ एक गहरे सेक्टर क्राइसिस से वापसी ही नहीं की है, बल्कि उन्होंने उस संकट से एक बड़ा सबक भी लिया है। 1968 करोड़ के भारी राइट ऑफ का दर्द सहकर उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को पूरी तरह साफ किया और साथ ही वेस्ट एशिया जैसे ग्लोबल क्राइसिस के खतरों को भांपते हुए उन्होंने प्रोविजनिंग का एक मजबूत किला बनाया। बिल्कुल। और अब 22% डिजिटल कलेक्शन, 11.2 लाख ऐप यूजर्स और 18.1% के रिटेल फाइनेंस बेस के साथ वो 2027 के लिए एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार कर चुके हैं जो ग्रामीण भारत की किसी भी वॉलेटिलिटी का सामना कर सके। 32.1 का पीई और बढ़ता 12.94% FII निवेश मार्केट के उस अटूट विश्वास को झलकाता है कि ये कंपनी अगली पीढ़ी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरी केस स्टडी से नाम एक बात साफ होती है, लंबे समय तक वही संस्थाएं टिकती हैं जो अपने रिस्क को पहले से भांप लेती हैं और तकनीक को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और तकनीक और डेटा की इसी बात से आज की इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ते हैं जिस पर शायद हर किसी को, चाहे वो इन्वेस्टर हो या आम इंसान, गंभीरता से विचार करना चाहिए। कैसा सवाल? देखिए, आज ये कंपनी और इन जैसी कई अन्य माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं AI, डिजिटल एप्स और बिजनेस रूल इंजन के जरिए
ग्रामीण भारत के करोड़ों इनफॉर्मल कर्जदारों का एक बहुत ही शानदार डिजिटल और डेटा प्रोफाइल तैयार कर रही हैं। जिन किसानों या महिलाओं का पहले कोई फॉर्मल फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं था, आज उनका पूरा क्रेडिट बिहेवियर सर्वर पर दर्ज हो रहा है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा डेटा पूल बन रहा है। तो एक बहुत बड़ा और थोड़ा उकसाने वाला सवाल ये उठता है कि कल को इस बेशकीमती डेटा का असली मालिक कौन होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में बड़ी ग्लोबल टेक कंपनीज जिनके पास अपार पूंजी है, वो इसी बनी बनाई डेटा प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करें और बीच में से इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ही रास्ते से हटा दें? बाईपास कर दें सीधा। हाँ, क्या भविष्य में सीधे ग्रामीण भारत के मोबाइल फोन पर बिना किसी ह्यूमन फील्ड ऑफिसर के सीधे टेक जायंट्स की तरफ से कर्ज की पेशकश नहीं होने लगेगी? ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले दशक में पूरी बैंकिंग और फाइनेंस की दिशा को बदल कर रख सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। वाकई ये काफी गहरा और सोचने वाला मुद्दा है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस जटिल वित्तीय दुनिया के आंकड़ों को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।